सोचिए, एक देश जो है वो एक गरीबी के चक्र में फँस गया है, जहाँ पर छोटे-छोटे जो इन्वेस्टमेंट हैं, उनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इस समय हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, ये एक थ्योरी हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हमारे ग्लोबल डायनामिक्स की है। ये है बिग पुश थ्योरी, जो कि एक गेम चेंजर थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में और सोशल डेवलपमेंट में। बिग पुश थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है, जो हमारा प्रबल प्रयास सिद्धांत है, वो सजेस्ट करता है कि हमें एक मतलब स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगाने चाहिए। एक ऐसा हमें धक्का देना चाहिए जिससे कि जो इकोनॉमी स्टक हो गई है, रुक गई है, या मतलब एक तरह से गड्ढे में को नीचे को है, उसे हम ऊपर उठा सकें, उसे हम बाहर निकाल सकें। जैसे कि हमारी बस जब रुक जाती है तो कई सारे लोग मिलके उसको धक्का लगाते हैं। सेम कंडीशन यहीं पर है। इनका कहना ये है कि छोटे-छोटे निवेश से कुछ नहीं होगा। एक बहुत बड़े लेवल का निवेश करना पड़ेगा जिससे जो अर्थव्यवस्था इतनी पीछे की ओर है वो आगे की ओर आ पाएगी। ये विचार ये भी कहता है कि एक लार्ज और बहुत बड़ा अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ इन्वेस्टमेंट लगाना है। और कहाँ-कहाँ लगाना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में। इससे क्या होगा, ये जो साइकिल है हमारी पॉवर्टी की ये टूटेगी। और एक तरह से ये जैसे कहते हैं ना पर्वत पर चढ़ते हैं उस पर चढ़ेगी, और जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का लगाना पड़ेगा, बड़ा पुश करना पड़ेगा। देखिए, इस अप्रोच की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि छोटे-छोटे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनसे बहुत ही कम रिटर्न हमें मिलते हैं। जिससे क्या है, वो आगे इन्वेस्टमेंट करने वालों को डिस्करेज कर देते हैं। उन्हें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा तो वो सोचते हैं कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बिग पुश होता है उससे एक डोमिनो इफ़ेक्ट आता है, जिससे कि और इन्वेस्टमेंट करने वाले भी उसकी तरफ इनकरेज होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करते हैं रोजिस्टिन रोडान की, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। रोडान मानते थे कि जो रिसोर्सेज होते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि चेन रिएक्शन होता है ग्रोथ का। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है या एजुकेशन है, तो इसमें क्या है, एक तरह से चेन बनती जाती है, क्योंकि एक जगह के ट्रेंड लोग ही आगे जाके कुछ और अच्छे लोगों को ट्रेन करते हैं और कुछ नया बनाते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं। जिससे क्या है, एक पावरफुल जो हमारा मोमेंटम बनता है, एक चेन हमारी बनती जाती है। लेकिन क्रिटिक्स ने क्या करा है, इसकी मतलब आर्ग्यू भी करी है कि हो सकता है इस थ्योरी में ये हो कि जो लोकल नीड्स है, कंडीशन है, उनको ओवरलुक कर लिया जाए। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ बात हो रही है इंक्लूसिव ग्रोथ की। और बिग पुश थ्योरी जो है वो कई तरह के प्रोग्राम ऐसे लागू करती है जिससे कि स्मॉल स्टेप्स भी होते हैं, और छोटे-छोटे जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी इनकरेज ही होती हैं। ये केवल एक थ्योरी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए एक एक्शन प्लान भी होता है जो बिज़नेसेस के लिए और सिटीजन के लिए वो करते हैं। इसे एक कलेक्टिव एफर्ट भी कह सकते हैं। अब ये सब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि रोडान ने किस तरह से ये थ्योरी दी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोडान क्या कहते हैं कि जो अर्ध विकसित देश होते हैं, वहाँ धीरे धीरे नीति के आधार पर विकासात्मक कार्यों को क्रियान्वित करने पर कोई विशेष लाभ नहीं होता, बल्कि बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक खराब मोटर गाड़ी को चलाने के लिए धक्का लगाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली तो ये है कि जो हमारी स्थिर अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था हमारी स्टक हो गई है, जड़ हो गई है, उसको तोड़ने के लिए एक बड़े धक्के की आवश्यकता है। दूसरा है हमारा जो निर्धन है या अर्धविकसित देश है, आय का एक न्यूनतम स्तर विद्यमान रहता है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। और विकास को आवश्यक गति देने के लिए न्यूनतम आवश्यक विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। जब हम धक्का बड़ा लगाते हैं तो उससे हमें एक्सटर्नल सेविंग मिलती हैं, हमें बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। अर्ध विकसित देशों में बाह्य मितव्ययताओं का अभाव पाया जाता है। अर्थव्यवस्थाओं में अविभाज्यताएं, असमानताएं, अपूर्णताएं पाई जाती हैं। आर्थिक विकास के लिए संतुलित आर्थिक विकास बात की है। अब देखिए, इस थ्योरी का बेस क्या है। रोजेस्टिन रोडान कहते हैं कि जो बाह्य बचते हैं उन पे जोर देना ही विकास सिद्धांत को, जो हमारे स्थिर सिद्धांत हैं, उनसे अलग करता है। यहाँ पर बाह्य बचतें जो होती हैं कम महत्वपूर्ण होती हैं। बड़े धक्के के सिद्धांत के अनुसार एक विकास कार्यक्रम कम से कम
एक आवश्यक न्यूनतम आकार का होना चाहिए, जिससे पैमाने की बचतों को बढ़ाया जा सके। अब देखिए इस सिद्धांत के जो है मेन एलिमेंट क्या हैं कि बड़े धक्के से बाह्य मितव्ययिताओं का विकास होता है। देखिए हमारी जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ है, इससे मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि जब लार्ज स्केल पर कुछ काम किया जाता है तो हमें एक्सटर्नल भी हमें सरप्लस मिलता है। जैसे कि ये है, कोई काम अगर बड़े लेवल पे किया जाता है तो उससे और ज़्यादा ग्रोथ होती है, जबकि छोटे लेवल पे करने पर भी लगभग उतना ही हमारा खर्चा आता है, लेकिन बड़े पे करने से उसके और भी सहायक उद्योग हैं उनको भी लाभ मिलता है और कई सारे काम वो वहीं हो जाते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा बचत प्राप्त होती है। अर्ध विकसित देशों में निजी विनियोग प्रेरणाहीन और प्रभावहीन होते हैं। हम जानते हैं कि विनियोग जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्वायत्त और एक होते हैं प्रेरित। स्वायत्त यानी ऑटोनोमस, जो खुद किए जाते हैं, और प्रेरित वो होते हैं जो किसी से प्रेरणा लेके किए जाते हैं। जब हम अर्धविकसित देशों की बात करते हैं तो वहाँ प्रेरणा का अभाव होता है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि रिटर्न तो कुछ मिलते नहीं है। तो इसीलिए जब इसमें सरकार द्वारा स्वायत्त विनियोग किया जाता है तो फिर वो उसमें भी आके वो आगे से अपना योगदान देते हैं जब उनको लगता है रिटर्न मिलने लगते हैं। क्योंकि आर्थिक और सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है। नए साहसी उपक्रम लगाने चाहिए जिससे लाभ की मात्रा अधिक होगी। विदेशी एवं घरेलू विनियोगकर्ता भी पूंजी लगाएंगे। बाजार विस्तार और प्रबल प्रयास। विनियोग के बड़े धक्के के कारण पूर्ति पक्ष में विस्तार होगा, जिसके लिए मांग में वृद्धि हमको चाहिए, और सहायक और पूरक उद्योगों की स्थापना होने से उद्योग मांग का विस्तार होगा। जो मैंने अभी बताया है कि जो भी हमें गुड्स वगैरह उस निर्माण के लिए चाहिए होते हैं, उससे रिलेटेड भी उद्योगों का विकास होता है। रोडान ने 4 प्रकार की अविभाज्यताओं और बाह्य बचतों का उल्लेख किया है। सबसे पहला है उत्पादन फलन में अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अर्धविकसित देशों में उत्पादन फलन में बहुत सी अविभाज्यताएं पाई जाती हैं, परंतु एसओसी यानी सोशल ओवरहेड कैपिटल की अविभाज्यता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जल व्यवस्था, संवाद, वाहन यानी कम्युनिकेशन, शक्ति व्यवस्था, पावर सेक्टर, यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, ऐसी सेवाएं होती हैं जो अधिक उत्पादक होती हैं। इसीलिए हम क्लियर कर सकते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो एसओसी का प्रबंध है वो दीर्घकालीन विकास के लिए पहली शर्त है। यानी कि सबसे पहले हमें सोशल ओवरहेड कैपिटल को अच्छा करना पड़ेगा, और इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है, चाहे वो यातायात की बात कर लें, चाहे संचार की बात कर लें, चाहे पावर की बात कर लें, तो निजी लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है। इसके लिए गवर्नमेंट को ही बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। उसके बाद है मांग की अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। बड़े धक्के के सिद्धांत के पक्ष में दूसरा जो तर्क है वो है मांग अथवा पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री मांग की अविभाज्यता। मांग की अविभाज्यता के कारण परस्पर निर्भर उद्योगों का एक साथ विकास करने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत विनियोग में इस बात की संभावना नहीं होती कि सीमांत मांग के कारण उत्पादित वस्तुएं बिक भी सकेंगी या नहीं। के उदाहरण भी दिया है कि जूता फैक्ट्री का उदाहरण दिया है। शुरू में बंद अर्थव्यवस्था है, माना एक जूता कारखाने में 100 प्रच्छन्न यानी बेरोजगार ऐसे लगाए गए जिनकी बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। श्रमिक काम पर लगाए हैं जिनकी मजदूरी अतिरिक्त आय का निर्माण करती है। अगर वो अपनी सारी आय जूतों पर लगा देते हैं जिनको वो बनाते हैं, तो मांग बढ़ेगी और जूता सफल हो जाएगा। मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारी आय जो है वो जूतों पर खर्च नहीं करी जाएगी, क्योंकि अनेक मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, और कारखाने के बाहर के लोग भी जूतों को नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो गरीब हैं और उनके पास इतना धन नहीं है कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। इस प्रकार बाजार नहीं है तो कारखाना जो है वो बंद हो जाएगा। देखिए डायग्राम है। देखिए इस चित्र में जूता फैक्ट्री दिखाई गई है। इनका औसत लागत वक्र कितना है, ये रहा, ये एसी है, ठीक है, और सीमांत लागत वक्र है, ये रहा एमसी, ठीक है। और देखिए ये वाली ओ क्यू 1 मात्रा बेची जा रही है और ओ पी कीमत पर बेची जा रही है, इतनी मात्रा पर बेची जा रही है।
और AR1 यानी कि इसका रेवेन्यू कितना मिल रहा है, रेवेन्यू हमें इतना मिल रहा है। और सीमांत आय कहाँ है हमारी, MR1, ये हमारी सीमांत आय है, मिल रही है। देखिए जैसे कि हमें इससे पता चल रहा है कि जो AC वक्र है वो बहुत ऊपर है, फर्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही है, इसीलिए इसको PCAB इतनी बराबर उसको हानि उठानी पड़ रही है। ठीक है ना, इतनी उसको हानि उठानी पड़ रही है क्योंकि लागत वक्र हमारा ऊपर है। अब मान लीजिए एक साथ अनेक उद्योगों में निवेश कर दिया जाता है, ठीक है, केवल जूता ही नहीं और भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो जिससे लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिससे जूते के बाज़ार का विस्तार होता है और जूते की जो मांग है वो बढ़ जाती है, लगभग 4 गुना बढ़ जाती है। अब हमारी सीमांत आय कितनी हो जाती है, देखिए हमारी डिमांड अब कितनी हो जाती है, OQ4 हो जाती है, एकदम 4 गुना बड़ी है, जिससे क्या है हमारी देखिए MR भी जो है MR2 हो जाती है। और हमारी आय जो है वो अब हमारी लागत से भी ऊपर हो जाती है, हमारा AR वक्र जो है वो AC से ऊपर आ जाता है। तो देखिए इससे क्या होता है, अब हमारी जो उत्पादन है, पहले हमारा 1000 हो रहा था, अब 40,000 उत्पादन हो रहा है। अब देखिए कीमत मिल रही है इतनी, OP1, अब OP1 कीमत मिल रही है, जिससे कि हमें लागत भी मिल रही है और P1N M के, अब देखिए इतना हमको लाभ हो रहा है, अब इतना हमको लाभ मिल रहा है। ठीक है, हानि हमारी पहले इतनी थी, अब लाभ हमारा काफ़ी मात्रा में हो गया। इसीलिए ये ज़रूरी है कि बड़ी मात्रा में उद्योगों में एक साथ निवेश किया जाए। देखिए वो एक्सप्लेनेशन है जो हमने अभी आपको बताई थी, देख लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद है बचत की पूर्ति में अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग। अर्धविकसित देशों में ये भी बताया जाता है कि एक न्यूनतम ऊंची मात्रा में निवेश के लिए ऊंची मात्रा में बचत की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न आय वाले अर्धविकसित राष्ट्र में प्राप्त करना कठिन होता है। इस दुष्चक्र से बाहर आने का रास्ता है कि सबसे पहले आय में वृद्धि की जाए और ऐसे तंत्र का प्रबंध किया जाए जो ये आश्वासन दे कि द्वितीय अवस्था में बचत की सीमांत दर और औसत बचत दर से बहुत ऊंची होगी। ठीक है, अब देखिए साइकोलॉजी है कि छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं विकास पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डालते, इसीलिए अनुकूल वातावरण भी उतना ही आवश्यक है जितना एक गति अथवा मात्रा। और इन्होंने बताया है कि उपभोक्ताओं द्वारा मांग की वृद्धि के क्रमानुसार विभिन्न उपभोग पदार्थ उद्योगों में क्षैतिज संतुलन लाएं ताकि मांग और पूर्ति समान रहे। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में SOC तथा DPA, सोशल ओवरहेड कैपिटल और डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बीच संतुलन बनाए रखना ताकि विकास हो। पूंजीगत उद्योगों और उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों के बीच उनकी तकनीक के अनुसार संतुलन रखना ताकि बड़े पैमाने पर बाह्य बचतें प्राप्त हो। और राज्य की क्या भूमिका है, इन्होंने बताया है कि जो निजी निर्णयों के स्थान पर केंद्रीकृत विनियोग को फोर्स करना चाहिए, जिससे कि क्या है अनेक पूरक उद्योगों में निवेश हो और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को बचतों के लाभ मिलें। तो ये रोजेस्टिन रोडान का प्रबल प्रयास सिद्धांत था, जिसे हम बिग पुश थ्योरी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अपनी ग्रेजुएशन लेवल PG लेवल से लेकर UGC नेट के लेवल तक ये आता ही आता है, और ये प्रबल प्रयास सिद्धांत कई पेपर में रिपीट होता रहता है। तो इसको आप थॉर्टिकल रूप में डिटेल रूप में पढ़ लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।